हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में चैप्टर बायोमॉलिक्यूल से हम एक नई टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड का आज हम लोग एक उदाहरण पढ़ेंगे। और आज के इस वीडियो का हमारा उदाहरण होगा लैक्टोज। आपके एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि ये पूरी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाते हैं लैक्टोज। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जो सभी स्तनधारियों के दूध में पाई जाती है, इसलिए इसे मिल्क शुगर या हिंदी में दुग्ध शर्करा कहते हैं। लैक्टोज के जल अपघटन से बीटा डी ग्लैक्टोज तथा बीटा डी ग्लूकोज समान मात्रा में प्राप्त होते हैं। आप जानते हैं डाइसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके जल अपघटन के बाद मोनोसैकेराइड की 2 यूनिट प्राप्त होती हैं। तो लैक्टोज का यदि हम जल अपघटन कराते हैं तो हमको 1 यूनिट प्राप्त होता है बीटा डी ग्लैक्टोज का, और दूसरा यूनिट प्राप्त होता है बीटा डी ग्लूकोज का, और ये दोनों ही मोनोसैकेराइड हैं। इस आधार पे हम लैक्टोज को डाइसैकेराइड कहते हैं, क्योंकि डाइसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके जल अपघटन के बाद मोनोसैकेराइड की 2 यूनिट प्राप्त होती है। उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर है। अभी मैंने आपको बताया कि जब लैक्टोज का जल अपघटन कराते हैं तो बीटा डी ग्लैक्टोज की 1 यूनिट और बीटा डी ग्लूकोज की एक अलग यूनिट प्राप्त होती है। तो इसका उल्टा भी तो हम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यदि बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों के एक अणु लेकर दोनों के मध्य एक बॉन्ड बना दें, एक विशेष बॉन्ड हम बनाते हैं जिसको हम ग्लाइकोसिडिक आबंध कहते हैं, जिसके बारे में आपने डाइसैकेराइड की पिछली वीडियोज में जब आपने सुक्रोज पढ़ा था, माल्टोज पढ़ा था, वहाँ पे डिस्कस किया था। तो जब एक अणु हम ले लेंगे बीटा डी ग्लैक्टोज का और एक अणु ले लें बीटा डी ग्लूकोज का, दोनों के मध्य ग्लाइकोसिडिक आबंध बना दें तो इससे निर्माण हो जाएगा लैक्टोज का। और आप जानते हैं ग्लाइकोसिडिक आबंध के बनने पर जल का एक अणु बाहर निकलता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लैक्टोज में बीटा डी ग्लैक्टोज तथा बीटा डी ग्लूकोज के मध्य ग्लाइकोसिडिक आबंध होता है। क्लियर बात है। लेकिन जैसा कि आपने डाइसैकेराइड में डिस्कस किया था, माल्टोज में भी सुक्रोज में और माल्टोज में डिस्कस किया था, ठीक ऐसे यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि ग्लाइकोसिडिक आबंध की पोजीशन क्या होगी। तो यहाँ पे पोजीशन होगी C1 कार्बन और C4 कार्बन के मध्य, अर्थात लैक्टोज में बीटा डी ग्लैक्टोज के C1 अर्थात पहले कार्बन तथा बीटा डी ग्लूकोज के C4 अर्थात चौथे कार्बन के मध्य ग्लाइकोसिडिक आबंध बनता है या होता है। अभी हम इस बॉन्ड को बना के आपको समझाएंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा आपको। लैक्टोज एक अपचायी शर्करा है, क्योंकि ग्लूकोज इकाई के C1 कार्बन यानी पहले कार्बन पर मुक्त एल्डिहाइड समूह उत्पन्न हो सकता है। इस पॉइंट को भी मैं आगे आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए अब हम लोग स्ट्रक्चर से बात को समझते हैं, इस ग्लाइकोसिडिक आबंध को बना के देखते हैं। तो यदि हमको लैक्टोज का एक अणु बनाना है तो इसके लिए हमको बीटा डी ग्लैक्टोज का एक अणु लेना होगा और बीटा डी ग्लूकोज का एक अणु लेना होगा। तो चलिए लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एक अणु हम ले चुके हैं बीटा डी ग्लैक्टोज का, और दूसरा अणु हम रखेंगे यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज का। अब इन दोनों के बीच हम ग्लाइकोसिडिक आबंध बनाएंगे। पोजीशन आपको ध्यान रखनी है कि बीटा डी ग्लैक्टोज के पहले कार्बन और बीटा डी ग्लूकोज के चौथे कार्बन के मध्य ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हम बनाएंगे। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने के पहले यदि आप इन दोनों स्ट्रक्चर को देखें तो आप कहेंगे कि ये दोनों बिल्कुल ही समान है। तो आप बिल्कुल सही हैं, ये लगभग समान है। जो लैक्टोज है और जो ग्लूकोज है, इन दोनों का फार्मूला सेम होता है। दोनों के लिए अणुसूत्र होता है C6H12O6।
दोनों का स्ट्रक्चर भी लगभग सेम होता है, बस एक पॉइंट पे अंतर होता है। जैसा कि आप जानते हैं ग्लूकोज का क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड समूह होता है, ग्लैक्टोज का भी क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड समूह होता है और पहले ही कार्बन पे रहता है। बस यहाँ पर अंतर इस बात का है कि चौथे कार्बन पे जो H और OH की व्यवस्था है वो ग्लूकोज का जस्ट उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट होता है ग्लैक्टोज में। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के हमने बीटा स्ट्रक्चर लिए हैं, तो इसके बीटा स्ट्रक्चर में यानी ग्लूकोज के बीटा स्ट्रक्चर में OH समूह नीचे है और ग्लैक्टोज के बीटा स्ट्रक्चर में OH समूह ऊपर है। और इस अंतर को छोड़कर बाकी कोई अंतर आपको ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में नहीं दिखेगा। तो यदि अल्फा स्ट्रक्चर लें हम ग्लूकोज का, अल्फा स्ट्रक्चर हम ग्लैक्टोज का लें, तो भी अंतर उसके चौथे कार्बन पे ही दिखेगा H और OH समूह के अरेंजमेंट में। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही है। इसके आगे वाली वीडियो में मैं आपको ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की संरचना को कंपेयर करके और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आप ध्यान रखें कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों का अणुसूत्र समान होता है, दोनों की संरचनाओं में एक छोटा सा अंतर होता है चौथे कार्बन पर हाइड्रोजन और OH समूह की व्यवस्था का या अरेंजमेंट का। तो यहाँ पे आपने देखा OH समूह नीचे है, तो इसका ठीक उल्टा यहाँ पर है OH समूह ऊपर है, बस चौथे कार्बन का, और बाकी सबका सेम है। तो अब हम बनाते हैं इन दोनों अणुओं के मध्य ग्लाइकोसिडिक आबंध। आप जानते हैं ग्लाइकोसिडिक आबंध निर्माण में OH समूह आपस में क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर ग्लैक्टोज के पहले कार्बन का OH समूह और ग्लूकोज के अणु के चौथे कार्बन का OH समूह ये दोनों क्रिया करेंगे और इनकी क्रिया के बाद जल का एक अणु निष्कासित होगा। तो देखिए यहाँ से हमने OH को अलग किया, यहाँ से H को अलग किया। आपके समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक मार्क कर दिया है कि कहाँ से हम OH को और कहाँ से H को अलग कर रहे हैं। ये दोनों आपस में जुड़ के H2O का निर्माण कर देंगे और इसके बाद इनके निकलने के बाद ये अवस्था हमको प्राप्त हो जाएगी। इस कार्बन की एक वैलेंसी खराब हो जाएगी और ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खराब हो जाएगी। इस कार्बन की इस वैलेंसी पर जो खराब हुई है वहाँ पे OH जुड़ा था और इस ऑक्सीजन की वैलेंसी पे हाइड्रोजन जुड़ा था जो कि जल के रूप में बाहर जा चुका है। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन आपस में एक आबंध बनाएंगे और इसी आबंध को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक आबंध, या इसको हम ऑक्सीजन बॉन्ड भी कहते हैं। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हम बनाएं तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं। यहाँ से OH ऊपर से अलग हुआ, यहाँ का जो H था वो नीचे से अलग हुआ, ऑक्सीजन को हम दोनों के बीच में ला देते हैं और ऐसा करके एक लाइन बना देते हैं। इस आबंध का नाम होगा ग्लाइकोसिडिक आबंध, या इंग्लिश में हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जब बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज के अणुओं के मध्य ये ग्लाइकोसिडिक आबंध बन गया है, तो अब इसको हम न तो बीटा डी ग्लैक्टोज कहेंगे और न ही बीटा डी ग्लूकोज कहेंगे। इसका एक नया नाम होगा, इसका नाम है अब लैक्टोज। तो यह है लैक्टोज की संरचना। कैसे बनाया गया है आपको क्लियर हो गया होगा। यदि कोई कंफ्यूजन है, यदि कोई दिक्कत है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको जरूर सॉल्व करूंगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि लैक्टोज की संरचना क्या है। अब हम बात करने वाले हैं एक विशेष पॉइंट की, जो मैंने आपको पीछे भी बताया था। मैंने आपको एक पॉइंट याद दिलाया कि लैक्टोज एक अपचायी शर्करा है, क्योंकि ग्लूकोज के C1 कार्बन पर मुक्त एल्डिहाइड समूह उत्पन्न हो सकता है। तो अब हम चेक करेंगे कि लैक्टोज को हम अपचायी शर्करा किस आधार पे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं बीटा डी ग्लैक्टोज का एक अणु है और बीटा डी ग्लूकोज का एक अणु है, और यहाँ से हमने पहले कार्बन से OH और इसके चौथे कार्बन के OH समूह से H को अलग कर दिया है। यहाँ पे एक मैंने घेर दिया है इसको, ये जल के रूप में बाहर हो जाते हैं और इनके जल के रूप में अलग होने के बाद इन दोनों कार्बन के मध्य, इस पहले और इस चौथे कार्बन के मध्य ग्लाइकोसिडिक आबंध का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ से पहले कार्बन से जब OH जा रहा है, अभी मैंने आपको एक बात बताया कि जो ग्लैक्टोज होता है इसमें भी क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड समूह होता है और यह पहले कार्बन पर ही होता है। तो जाहिर सी बात है जब रिंग स्ट्रक्चर बना होगा
तो जो हेमी एसिटल का निर्माण हुआ होगा वो पहले कार्बन पे हुआ होगा। तो यहाँ पे पहले कार्बन के यदि हाइड्रोजन और OH समूह यदि ये सही सलामत रहे, मीन्स इसमें हेमी एसिटल समूह रहेगा जो जरूरत पड़ने पे एल्डिहाइड समूह में कन्वर्ट हो सकता है, और इसलिए यदि ये चीज़ें बची हुई हैं, ये चीज़ें सही सलामत हैं, तो ये टॉलन रिएजेंट और फेलिंग विलयन को अपचयित कर लेगा और अपचायी शर्करा कहलाएगा। इसको हटा लेते हैं। तो इस अवस्था में अभी यह अपचायी शर्करा है। और ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज के पहले कार्बन पे यदि OH और H सही सलामत हैं तो जरूरत पड़ने पे ये एल्डिहाइड समूह का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि यह भी इस समय अपचायी शर्करा है। आप जानते हैं हेमी एसिटल समूह उपस्थित होने पर जो शर्कराएं होती हैं, जो शुगर होते हैं, वे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर का अर्थ होता है ऐसे कार्बोहाइड्रेट या ऐसे शुगर जो फेलिंग विलयन को और टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस करते हों, यानी अपचयित करते हों। लेकिन जब यहाँ से OH और H अलग हो रहा है तो बीटा डी ग्लैक्टोज के अणु का जो अपचायक गुण था, जो टॉलन रिएजेंट को ये अपचयित करता था, ये समाप्त हो गया। लेकिन इस ग्लूकोज के अणु के हेमी एसिटल समूह में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। हेमी एसिटल समूह कहाँ है? ग्लूकोज के पहले कार्बन पर। तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से जो लैक्टोज बन रहा है यह अभी फेलिंग विलयन और टॉलन रिएजेंट का अपचयन करा सकता है। तो इस आधार पे हम कहते हैं क्योंकि लैक्टोज में ग्लूकोज इकाई के पहले कार्बन पर हेमी एसिटल समूह है जो मुक्त एल्डिहाइड समूह उत्पन्न कर सकता है, अतः लैक्टोज अपचायी शर्करा है। यानी कि इंग्लिश में हम कहेंगे लैक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके यदि बेल आइकन आप प्रेस करते हैं तो आपको रेगुलर ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज की ये वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।